पिछली क्लास में हमने कण की गति के बारे में अध्ययन किया था वन डायमेंशनली, एक विमीय दिशा में वन डायमेंशनल एक विमीय दिशा में कण की गति के बारे में हमने डिस्कस किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल। नाउ वी कैन डिस्कसिंग अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल सरफेस या थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तीन त्रिविमीय कोई बॉक्स है, उसके अंदर कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कोई सिस्टम है, ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स दे रखा है आपको। अब ये थ्री डायमेंशनल सरफेस हो गया, एक्स वाई और जेड। इधर का मान लो जो दूरी है वो ए है, यहां से लेके यहां तक ये ओरिजिन हो गया। ये दूरी मान लो आपके पास बी है, ये दूरी मान लो आपके पास सी है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल सरफेस हो गया। इसके अंदर एक्स के डायरेक्शन में दूरी ए है, वाई के डायरेक्शन में दूरी बी है, जेड के डायरेक्शन में दूरी सी है। मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है। इस सरफेस के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो सरफेस के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं हम, इसका जो पोटेंशियल होगा वो इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, जीरो होगा। बॉक्स के अंदर क्या होगा, जो उसका पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। v बराबर इनफाइनाइट आउटसाइड बॉक्स। जो बॉक्स है उसके बाहर की तरफ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बाहर की तरफ जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नाउ वी नो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ वी नो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी बराबर क्या होगा, e माइनस बी साई बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डेल टू साई प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी साई बराबर क्या होगा, जीरो होगा। फॉर इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर v बराबर क्या है, जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गई। यूजिंग कंडीशन इन 1, इस कंडीशन को हम 1 के अंदर यूज करेंगे तो ये होगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2me h क्रॉस स्क्वायर साई बराबर जीरो। लेट 2me h क्रॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई बराबर जीरो। अब यहां पर थ्री डायमेंशनल सरफेस है। सरफेस कैसा है, यहां पर थ्री डायमेंशनल सरफेस है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम लिखेंगे डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस
डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0। क्लियर। यहाँ 3 डायमेंशनल सरफेस है, वहां पर जब हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन के अंदर पढ़ा था, उस डेरिवेशन के अंदर हमने देखा था जो सरफेस है वो कौन सा था, 1 डायमेंशनल सरफेस था। तो उसके लिए हमने किसका मान यूज किया था, ओनली एक्स और टी हमने 2 कंडीशन ली थी। नाउ हियर साई इज फंक्शन ऑफ x y z, here psi is the function of x y z, then we can write psi equal to x y y z z। इक्वेशन नंबर 6, x y y और z z using 6 in 5 and divided by x y y और z z। ठीक है। बात समझ में आ गई। बात क्लियर। इस इक्वेशन, ये जो साई का फंक्शन है, जो साई की वैल्यू है वो 3 डायमेंशनली डिपेंडेंट है, एक्स वाई और जेड। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, और इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड से। तो यहाँ पर देखो, जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके साथ एक्स कांस्टेंट वेरी करेगा, जबकि वाई जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हो जाएगा वाई वाई जेड जेड डेल टू एक्स डेल टू वाई डेल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस सेकेंड टर्म के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स जेड जेड डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस यही लिख देता हूं आगे, प्लस एक्स वाई वाई डेल टू जेड जेड डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स वाई वाई और जेड बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है हमें, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड जेड डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई वाई डेल टू वाई वाई डेल वाई स्क्वायर 1 अपॉन जेड जेड डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। 3 टर्म्स आ गई।
इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर देखो आप, द ऑल टर्म्स ऑफ इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 के सभी टर्म, सभी पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। ऑल टर्म्स ऑफ इक्वेशन 7 डज नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं जब कंपैरिजन करेंगे, या हम कह सकते हैं जब कंपैरिजन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/xx del टू xx बाई del x स्क्वायर माइनस बराबर माइनस kx स्क्वायर, और del टू xx बाई del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर xx, और del टू xx अपॉन del x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर xx बराबर 0। इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ मोशन। समीकरण 8 सरल आवर्त गति की गति समीकरण है। देन इट्स सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा xx बराबर a साइन kxx प्लस b cos kxx, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा, xx a साइन kxx प्लस b cos kxx। इसी तरह से तीनों का सॉल्यूशन आ जाएगा। तीनों का जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा, ये के स्क्वायर का जो मान है ये हमारे लिए यूजफुल है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ के स्क्वायर बराबर 2me h क्रॉस स्क्वायर। तीनों इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा y सीक साइन KYY प्लस D cos KYY। इसी तरह से z के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हो गया E साइन KZZ प्लस F cos KZZ। इक्वेशन नंबर 10। अब हमें इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने पिछली क्लास में भी निकाली थी। कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स we used बाउंड्री कंडीशन। किसका यूज करेंगे हम, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब हो गया kx के ऊपर, kx के लिए मतलब x बराबर 0 पर साई का मान क्या हो जाएगा, या हम इसके कह सकते हैं x बराबर 0 पर जो x का मान है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो b का मान क्या हो जाएगा, ये यहां से 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो b का मान क्या होगा, 0 होगा। यूजिंग 11 in 9, देन x की वैल्यू क्या हो गई, a साइन kxx
इक्वेशन नंबर 12, ये किसका मान आ गया, एक्स एक्स का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग नॉर्मलाइज्ड परसामान्य विधि या परसामान्य कंडीशन, परसामान्य स्थिति फॉर ए को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 12, ये कंडीशन को। तो ये हो गया 0 to a साइन के एक्स एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1। कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, साई स्टार, ये dx होगा यहाँ पर, साई स्टार साई dv बराबर 1, 0 to इनफाइनाइट जो भी लिमिट होगी। तो साई क्या है, ये एक्स एक्स हो गया, और साई स्टार क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अगर आयोटा में होता तो माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ आयोटा में नहीं है तो सेम हो गया, दोनों वैल्यू रखा, dx के सापेक्ष करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर 0 to a 1/2 1 माइनस कोस 2kx dx बराबर 1। 2 तो इधर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर 0 to a, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस साइन 2kx अपॉन 2kx। ये हो गया 0 to a बराबर 2। इसकी वैल्यू ये पाई के फॉर्म में आ जाएगा, के बराबर क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा, एक्स से ए हो गया 2 पाई बाई ए होगा, तो एक्स ऐसे ए कट गया तो ये 4 पाई हो गया, तो इसका मान क्या हो गया 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर ए इक्वल टू 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई ए का रूट, इक्वेशन नंबर 13। तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। नाउ यूजिंग 13 इन 12, 13 को 12 के अंदर जब हम यूज करेंगे तो हो गया एक्स एक्स रूट 2 बाई ए साइन के एक्स एक्स, ये तो एक्स एक्स का मान आ गया। अब यहाँ पर हमें एक और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वो है के एक्स। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए वापस क्या करेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स एक्स का मान क्या होगा 0, जो बाउंड्री की वैल्यू है उस पर जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसको यहां यूज करेंगे तो ये हो गया 0 2 पाई बाई ए साइन के एक्स ए, साइन के एक्स है तो रूट 2 बाई ए कॉन्स्टेंट है, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब 0 बराबर किसके होगा साइन के एक्स ए, और साइन के एक्स कब होगा, साइन n1 पाई इज इक्वल टू साइन के एक्स है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा n1 पाई बाई, इक्वेशन नंबर 15। इक्वेशन नंबर 15 को यहाँ यूज कर लो, तो एक्स एक्स का जो मान होगा वो होगा रूट 2 बाई ए साइन के एक्स का मान क्या आ गया n1 पाई बाई ए इंटू एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स, इक्वेशन नंबर 16। सिमिलरली जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो y का मान हो गया
वाट दूरी कितनी होगी 2/b साइन n2/पाई b y। जेड के लिए क्या हो जाएगा √2/c साइन n3 c जेड 17 18। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने एक के वैल्यू निकाल ली। तो बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए ये हमने एक चीज का मान निकाल लिया। इस सेम कैलकुलेशन हमने पिछले क्लास में भी की थी। तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए। b का मान 0 आया, a का मान √2/a आ गया और kx का मान आ गया n1 पाई। तो इससे हमने वैल्यू निकाली। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा एक डायरेक्शन के अंदर वो ये हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से दोनों डायरेक्शन हो जाएंगे। नाउ साई बराबर, तो साई बराबर क्या था x x y y और z z। इन वैल्यू को पुट कर दो तो साई का मान आपके पास क्या आ जाएगा √8 ABC, √8 ABC साइन n1 पाई ax साइन n2 पाई b साइन n3 पाई c z। दिस इज द वेव फंक्शन फॉर 3 डायमेंशनल सरफेस और 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास 19। तो ये इसका वेव फंक्शन आ गया। अब हमारे को निकालना है एनर्जी। इसके रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होगी इसको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वाई जेड को सिमिलरली लिख के सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कैलकुलेशन सेम रहेगी। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या है, के स्क्वायर बराबर क्या है 2me h क्रॉस स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी E बराबर क्या हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर 2m। और इसको हम लिख सकते हैं E बराबर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और के एक्स का मान क्या है, के एक्स में के वाई में के जेड में पाई कॉमन है। तो ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m। अंदर क्या आ जाएगा n1 स्क्वायर a स्क्वायर n2 स्क्वायर b स्क्वायर n3 स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी फॉर 3 डायमेंशनल सरफेस व्हेन बॉक्स इज नॉट क्यूबिकल। नॉन क्यूबिक सरफेस के लिए, नॉन क्यूबिक सरफेस के लिए अगर सरफेस क्यूबिक है देन a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा c होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। क्लियर। E इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m स्क्वायर n स्क्वायर बाय। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर आएगी E1 के बराबर। तो ये हो गया E1 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर। n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 इसके स्क्वायर, जहां E1 क्या कहलाती है 0 पॉइंट एनर्जी।
E1 क्या कहलाती है? 0 पॉइंट एनर्जी। अब यहां पर आप देखो N1, N2, N3 ये 3 केस है, इसको साथ के साथ ही देख लो। 3 केस है हमारे पास। अगर हम E1 की बात करें, और वी कैन से साई 111, E1 और साइन 11, तो यहां पर आप कहीं भी वैल्यू रखो, ये 11 ही आपको रखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब यहां पर फंक्शन भी सेम रहेगा और एनर्जी लेवल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो आप इधर, यहां जब वैल्यू पुट करोगे 111, ये 1, ये 1, ये 1, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा 1 के केस में। यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा इसकी जगह, N1, N2, N3 की जगह। तो पाई ए, पाई बी, पाई सी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान भी क्या होगा? 1 प्राप्त होगा, और आइगन वैल्यू की मान भी क्या होगी? 1 होगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी? साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। लेकिन 6E1 की बात करें तो 6E1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 211, 2 2 4, 5 6। इसके लिए क्या होगा? ये 2 की पोजीशन 211 भी हो सकती है, 121 भी हो सकती है, और 112 भी हो सकती है। तो जब ये वैल्यू हम वेरी करेंगे 211, 122, 112, तो जो साई का मान होगा वो 3 तरह से प्रोड्यूस होगा आपके पास। किसी जगह यहाँ 2 आएगा, किसी जगह यहाँ 2 आएगा, किसी जगह यहाँ 2 आएगा। तो 3 वेव फंक्शन आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जो आइगन वैल्यू है, जो एनर्जी है, वो सेम आएगी। तो यहां पर 3 वैल्यू आ गई। तो सेम आइगन वैल्यू के लिए ये क्या चीज है? अगर सेम आइगन मान के लिए, सेम आइगन मान के लिए अगर, या हम कह सकते हैं एक जैसे आइगन मान के संगत अलग अलग प्रकार के आइगन फलन प्राप्त हो, तो वो कहलाती है डीजेनरेसी, अभ्रष्टता। क्या कहलाती है वो? अभ्रष्ट कहते हैं उसको। और जितने नंबर ऑफ फंक्शन आपको प्राप्त होंगे, जितने नंबर ऑफ आइगन फलन आपको प्राप्त होंगे, वो कहलाते हैं डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, अभ्रष्टता की कोटि। बात समझ में आ गई? आप इस वैल्यू को यहां पुट करो, ये वैल्यू, तो आपको 6E1 ही मिलेगा। हर बार आपको क्या मिलेगा? 6E1। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आपको जो फंक्शन है वो अलग अलग मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं सेम आइगन वैल्यू के लिए अगर डिफरेंट आइगन फंक्शन मिलते हैं, सेम आइगन वैल्यू के लिए अगर डिफरेंट आइगन फंक्शन प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाती है अभ्रष्टता, डीजेनरेसी। और जितने नंबर ऑफ आइगन फलन आपको प्राप्त होते हैं वो कहलाती है डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, अभ्रष्टता की कोटि। तो इस तरह से यहां पर कितने प्राप्त हो गए आपको? 3 प्राप्त हो गए। 311 ले लो, 313 ले लो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसको परिवर्तन कर सकते हो। क्लियर?